नमस्ते बच्चों, आज मैं सरिता शर्मा आप लोगों के सामने सांख्यिकी से संबंधित प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता के बारे में नॉलेज हो। तो सबसे पहले देखो बच्चों, प्रायिकता है क्या, प्रायिकता की खोज कब हुई, क्यों हुई। तो देखो, सबसे पहले जैसे प्रायिकता है वो घटनाओं पर घटित होती है। किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं, इससे पहले की सूचनाओं, उससे पहले से संबंधित बातों व परिस्थितियां, उस समय की परिस्थितियां क्या चल रही है, उसके आधार पर उनका जो परिणाम है, उनकी संभावनाओं के पता लगाने के सिद्धांत को ही अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इसकी खोज 17वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई थी, तो उस समय के जो उद्योगपति और व्यापारी हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस समस्याओं से उनको सामना करना पड़ा। उनको लगा कि अगर अपने को पहले किसी भी संभावना पता चल जाए किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसकी प्रायिकता क्या है क्या नहीं, प्रायिकता तो बाद में बात आया था कि उसका कैलकुलेशन अपने को पता चल जाए। तो इसके लिए उन्होंने उस टाइम के जो गणितज्ञ थे, जैसे गैलीलियो थे, उन लोगों से बात करी। तो उन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला और प्रायिकता की खोज करी। और उसके बाद में ऐसे चलते चलते जब 20वीं शताब्दी आई, उसके अंतर्गत कार्ल पियर्सन है, आर.एस. फिशर है, उन लोगों ने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। तो सबसे पहली बात आती है अपने कि प्रायिकता को अपन हल कैसे करें, उसका सूत्र क्या बनाया गया। तो देखो, प्रायिकता क्या है कि इसके लिए एक किसी भी घटना के घटित होने की एक अनुकूल स्थिति होती है और एक उसकी प्रतिकूल स्थिति होती है। अनुकूल स्थिति मतलब कि जैसे मान लो कि आज मेरी क्लास है या नहीं, तो मेरी क्लास है तो वो उसकी अनुकूल स्थिति हो गई, और मेरी क्लास नहीं है, ये इसकी क्या हो गई, प्रतिकूल स्थिति हो गई। तो अनुकूल स्थिति यानी किसी भी घटना ए के घटित होने की अनुकूल स्थिति की प्रायिकता क्या होगी। तो उस समय प्रायिकता के लिए सूत्र बना अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। इसको देखो बच्चों, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। कई जगह पे यहाँ पे अनुकूल स्थितियां बटा कुल संभावित स्थितियां भी लिख देते हैं। कई जगह पे यहाँ पे अनुकूल स्थितियां बटा निश्शेष स्थितियां भी आपको मिलेगी लिखी हुई। लेकिन आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुछ एक चीजें सिमिलर है। जैसे अपन इसको एक फिक्स कर लेते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। उसके बाद में देखो, इसके लिए एक स्टेटमेंट है कि प्रायिकता P से इसको डिनोट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको इंग्लिश में अपन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो P और अंदर ये जो A लिखा है, इसका मतलब इसका एक इवेंट है, इसकी घटना है। कई जगह यहाँ पे आपको E भी लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रायिकता A इसको बोलते हैं अपन, प्लस का निशान। प्रायिकता A नहीं, इस पे छोटी सी लाइन दिख रही है, इसको अपन A बार भी बोलते हैं या A नहीं भी बोल सकते हैं। तो देखो, प्रायिकता A मतलब अनुकूल स्थितियां, ए नहीं मतलब इसकी प्रतिकूल स्थितियां। तो किसी भी घटना की हमेशा क्या होती है, जैसे घटना 100% है तो उसका प्रतिकूल और अनुकूल दोनों मिला के तो वो घटना होगी। तो इस तरह से ये अनुकूल स्थिति, ये प्रतिकूल स्थिति, इन दोनों की प्रायिकताओं को अगर अपन जोड़ते हैं तो इसका मान क्या आता है, 1 आता है। कई बार इससे संबंधित आपके प्रश्न किस टाइप के आ जाते हैं कि आपको प्रायिकता ए दे रखी होती है और प्रायिकता ए नहीं अपने को ज्ञात करनी है। तो जैसे देखो, प्रायिकता ए अपने को दी हुई है, ए नहीं ज्ञात करना है, तो प्रायिकता ए नहीं बराबर 1 माइनस प्रायिकता ए। तो इस सूत्र को अपन इस तरह से भी याद करेंगे। कई बार प्रश्न में सीधा इसका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। अब अपने को तीसरा पॉइंट अपने को पता होना चाहिए प्रायिकता के अंतर्गत कि प्रायिकता की लिमिट कितनी है। तो देखो बच्चों, प्रायिकता की लिमिट होती है 0 से 1, 0 लेस देन इक्वल टू प्रायिकता ए एंड लेस देन इक्वल टू प्रायिकता 1। तो अब देखो, प्रायिकता की जो लिमिट है वो होती है 0 से 1 के बीच में, यानी कि प्रायिकता का माइनस में मान नहीं हो सकता, 0 से कम यानी माइनस में मान नहीं हो सकता, और प्रायिकता का 1 से अधिक मान नहीं हो सकता। 1 से अधिक मतलब जैसे 1.1, 1.2, 2, 4, 6 कुछ भी समथिंग, मतलब 1 से कम ही होगा, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, इसमें से कोई सा भी मान आपका प्रायिकता का हो सकता है। तो इसके लिए भी कई बार स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है अपने को। उसके बाद में आता है कि किसी भी घटना के घटित होने की, अगर वो जो घटना के घटित होना अगर निश्चित है,
किसी की घटना के घटित होने की अगर संभावना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। और घटना के घटित होने की संभावना निश्चित ही नहीं है, अनिश्चित है, असंभव है, तो उस समय उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए 0 हो जाएगी। तो अब देखो बच्चों, अब अपन सबसे पहले सिक्के से संबंधित सवालों को हल करेंगे और उससे संबंधित सवालों को हल करने से पहले अपन उसके कुल संभावित परिणाम समझेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे सबसे पहले अपन एक सिक्के के बारे में समझते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम क्या क्या आते हैं। जैसे अपने पास में एक सिक्का है, उस पे चित आना मतलब है, उसको एच से डिनोट कर देते हैं अपन, यानी सिक्के में चित को एच से डिनोट कर देते हैं और पट को अपन टी से डिनोट करते हैं। तो चित आना, तो सिक्के पे एक साइड में हेड होता है, एक साइड में टेल बना होता है, तो इसलिए इसके 2 परिणाम संभव है, एच और टी। तो इसके कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, जैसे पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला टेल आया, तो दूसरी बार हेड भी तो आ सकता है। इस तरह से अगर अपन एक ही सिक्के को 2 बार उछाले तो अपने पास में क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लो कि मैंने पहले सिक्के को उछाला, हेड आया, पहली बार उछाला हेड आया और दूसरी बार भी हेड आ जाए, हो सकता है ऐसा। पहली बार हेड आया और दूसरी बार मान लो टेल आ जाए, और मान लो पहली बार भी टेल आ जाए और दूसरी बार हेड आ जाए, और पहली बार भी टेल आया और दूसरी बार भी टेल आया। इसका मतलब इससे संबंधित कितनी कुल संभावित स्थितियां बनेंगी, 4 बनेंगी। अब इस प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछालना या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछालना, दोनों में एक ही बात है। अगर आप 2 सिक्कों को एक साथ 1 बार उछाल दो तो उस समय दोनों में एच एच आ सकता है, ये दोनों में, एक में एच और एक में टी आ सकता है, एक में टी और एक में एच आ सकता है, और दोनों में टी टी आ सकता है। इस तरह से एक सिक्के को अगर अपन 2 बार उछालते हैं तो उस समय अपने पास में प्रायिकता कुल संभावित स्थितियां कितनी आएंगी, 4 आएंगी। अब मान लो कि एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, उस समय कुल संभावित परिणाम क्या क्या आएंगे अपने पास में। तो देखो बच्चों, 2 सिक्के तो अपन ने पहले ही उछाले ही थे इससे पहले। अब एक सिक्का इधर है, इस सिक्के पे अगर हेड आता है, इन दोनों पे सेम वही कंडीशन चलेगी जो इसमें चली। तो जैसे देखो, पहले में एच लिखा मैंने, एच एच दूसरे वाले लिख दिए, एच टी लिख दिया, टी एच लिख दिया और टी टी लिख दिया, यानी पहला एच चल रहा है अपना, और बचे हुए ये चारों इसके अंदर आ गए। और पहले वाले में एच नहीं आया, पहले वाले में टी आ जाए उछालने पर, तो टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, फिर टी लिखा, टी एच, टी लिखा, टी टी। तो इस तरह से कुल संभावित स्थितियां कितनी बनी अपने पास में, 8 बनी। तो कुल संभावित परिणाम अपने पास में 8 आ गए, यानी कि कुल 3 सिक्कों को अगर 1 बार उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कुल संभावित स्थितियां अपने पास कितनी आएंगी, 8। इन स्थितियों को बच्चों समझते हुए आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद देखो, इससे संबंधित सवाल है, जैसे देखो कि एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता बताओ। तो एक सिक्के को 1 बार उछालने पर सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने नोट किया है ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो प्रायिकता वाले क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखते नहीं है। तो आपको लिखना इसी तरीके से है कि एक सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, एच और टी। तो उनकी संख्याएं कितनी हो गई, 2 हो गई। और पट आना, तो ऑब्वियस है कि एच और टी में पट कितनी बार आएगा, 1 बार ही आएगा। तो पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और प्रायिकता का सूत्र अपन जानते ही हैं, ये सूत्र भी लिखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चे सूत्र लिखते ही नहीं है, सीधा आंसर लिख देते हैं। आपको सूत्र लिखना है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है बटा कुल संभव परिणामों की संख्या 2 है, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 1/2। अब इस प्रश्न में पट लिखा है, मान लो इसी प्रश्न में चित लिखा होता कि संभावित परिणामों का चित आने की प्रायिकता बताओ, तो चित आएगा तो भी क्या होगा, आंसर 1 ही होगा। इसके बाद देखो बच्चों कि एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता अपने को जैसे ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले एक बात ही लिखनी है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित स्थितियां क्या क्या आ जाएंगी। ये स्थितियां अपने को याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी है, यानी कि कितनी आएंगी कुल संभावित स्थितियां, 4। और इसमें अनुकूल स्थितियां कितनी आएंगी, ऑब्वियस है कि इसके अंदर अपने को, और अनुकूल
स्थितियां इसके अंदर कितनी आ जाएगी कि ऑब्वियस है कि H और H दोनों बार चित आना चाहिए, तो दोनों ही बातचीत अपने को एक ही कंडीशन में दिख रही है, वो कंडीशन अपन यहाँ लिख देंगे और इसका मतलब अनुकूल स्थिति आने की प्रायिकता अपने पास में कितनी आ जाएगी 1/4। तो बच्चों इसी तरह से अपने पास और भी कई तरह के सवाल हो सकते हैं। जैसे देखो मैंने अलग से एक आप लोगों के लिए सवाल बनाए हैं कि जैसे मान लो कि एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और दोनों ही बार में और कम से कम एक चित आने की प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए। कम से कम एक चित आना, तो ऑब्वियस है कि कुल संभावित स्थितियां तो ये फिक्स रहेंगी, 2 सिक्कों के लिए ये कुल संभावित स्थितियां हर प्रश्न में फिक्स रहेंगी, लेकिन कम से कम एक चित आना, इसके लिए आप लोगों की अनुकूल स्थितियां अलग हो जाएंगी। कौन कौन सी लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, आप इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन आप अनुकूल परिणाम इसके लिए क्या होंगे वो आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो कम से कम एक चित होना, कम से कम एक चित होना, एक तो होना ही चाहिए और 2 भी हो सकते हैं। मतलब समझ में आए, मतलब एक चित तो होना ही चाहिए और 2 चित भी हो सकते हैं इसके लिए। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, HH, HT और TH। इसमें TT नहीं आएगा क्योंकि कम से कम एक चित तो होना ही चाहिए और TT में एक भी चित नहीं है, इसलिए इसके लिए आपके पास में अनुकूल स्थितियां कितनी आ गई 3 आ गई। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 3/4। ठीक है, ये स्थितियां आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। इसके बाद में है अधिक से अधिक एक चित होना। अधिक से अधिक एक ही होना चाहिए, 2 चित नहीं होनी चाहिए। मीनिंग आप समझो बात को। तो अधिक से अधिक एक चित होना, तो ऑब्वियस है एक चित वाला तो आएगा ही आएगा HT, TH, और अधिक से अधिक एक होना चाहिए, मतलब 2 चित तो होंगे ही नहीं, और अधिक से अधिक एक होना चाहिए, मतलब चित अगर नहीं भी है तो भी वो उसके अंदर आएगा, यानी कि TT। तो अपने पास में इसमें भी कितने केस बने 3, यानी अनुकूल स्थितियां इसकी भी 3 आई। तो आंसर कितना आएगा, आंसर देख लो दोनों का सेम है बट इनकी स्थितियां अलग अलग है, इसके जो अनुकूल परिणाम है वो अलग अलग है। इसके बाद में है एकांतरता है चितिया पटाना। एकांतरता मतलब क्या होगा, अल्टरनेटिव, पहले अगर H आ गया तो फिर T आए, फिर T आ गया तो फिर H आए। तो ऐसी कंडीशन ये तो हो ही नहीं सकती पहले, क्योंकि दोनों में HH, पहली बार भी H आया दूसरी बार भी H आया, तो ये नहीं है। तो दूसरी कंडीशन पहली बार H आए दूसरी बार T आए, यानी कि दूसरी वाली कंडीशन हो सकती है। और पहली बार T आए और दूसरी बार H आए, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि इस समय आपकी अनुकूल स्थितियां कितनी आ गई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 2/4। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बन सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, अब अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है कि जैसे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतरता है चितिया पटाने की प्रायिकता। यह प्रश्न आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक सिक्के को 3 बार उछालने के कुल संभावित परिणाम मैंने आपको समझा दिए थे कैसे आएंगे, कि ये जो बाद वाले हैं ये तो आपके किसके हैं, 2 सिक्कों वाले परिणाम है। पहले उसमें H लिख दो और बाद वाले चारों लिख दो, फिर T लिख दो और बाद वाले चारों लिख दो। तो इस तरह से ये अपने को समझते हुए लिख लेना है, और कुल संभावित परिणाम अपने पास में 8 है, वो 8 लिख लेना है। अब जो मेन पॉइंट है अपना अनुकूल परिणाम का, उस पर अपने को थोड़ा सा डिस्कस करना है। किसमें भी एक एकांतरता है चितिया पट, क्या इसमें एकांतर है, नहीं है। क्या इसमें है, लेकिन पहले हेड आ गया फिर हेड आ गया, उसके बाद में T आया, लेकिन शुरू में तो दोनों एकांतर नहीं है। तीसरे कंडीशन में देखो, पहले हेड फिर टेल फिर हेड, इसका मतलब ये तीनों ही एकांतर आए हैं, तो ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा टेल हेड और टेल, यानी ये भी आपका एकांतर है। तो इस तरह से एकांतर के अनुकूल परिणाम कितने आए 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 2/8। 2/8 को 2 के पाड़े से काटेंगे तो 1/4। और इसी सवालों को अपन इस तरह से भी हल कर सकते हैं। मान लो इसी प्रश्न में आपके प्रश्न बना कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बताओ, तो कम से कम एक चित होना, इसके लिए